अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मिराज अहमद है और इको क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से है, जहाँ पर हम पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी की मदद से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इन वैल्यूज़ को ग्राफ्स के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशन से पहले हमें जानना चाहिए कि इलास्टिसिटी है क्या। जो इलास्टिसिटी है वो रिस्पॉन्स या फिर सेंसिटिविटी को मेजर करती है। जो यानी कि किसी वेरिएबल को अगर हम चेंज करें या इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट लाएं, तो दूसरा जो वेरिएबल है जो कि एक रिलेटेड वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी चेंजेस आएंगी या फिर वो वेरिएबल कैसे रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका मतलब यह है कि जो प्राइजेज हैं यानी कि हम प्राइजेस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करें तो डिमांड जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम पॉइंट इलास्टिसिटी से मेजर कर सकते हैं, जहाँ पर जो प्राइस पॉइंट इलास्टिसिटी है वो किसी शेड्यूल या फिर हम कहीं किसी ग्राफ के अंदर से जो दो पॉइंट होंगे उन पॉइंट्स के डिफरेंस को लेकर इसको मेजर करती है। जहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइजेज। यानी कि जो क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो परसेंटेज चेंज आई है उसको हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस, यानी कि प्राइजेस किसी परसेंटेज में चेंज हुई, फॉर एग्जांपल 5% चेंजेस आई हैं प्राइजेस के अंदर, और क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितनी परसेंटेज चेंजेस आई हैं, तो उनको लेकर मेजर करती है। जो मेजरमेंट की जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई P1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। जो Q1 है वो एक्चुअल वैल्यू है यानी कि स्टार्ट की वैल्यू है, और जो Q2 है वो सेकेंड वैल्यू है जो प्राइस के चेंज होने की वजह से आई है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही ये जो P2 माइनस P1 है वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर भी Q2 माइनस Q1 जो है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करती है, और ये चेंज इन प्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर जब हम एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास P1 जो है वो 5 है, यानी कि इनिशियल जो प्राइजेस हैं वो 5 हैं, और जो P2 यानी कि जो सेकेंड प्राइस है हमारे पास वो है 2.5, यानी कि जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं 5 से 2.5 तक। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इनिशियल स्टेज में 50 है, यानी कि जब प्राइजेस पी 5 हैं, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50 है। जब हमने प्राइजेस डिक्रीज़ की 5 से 2.5 तक, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q2 यानी कि 70 तक आई हैं। 50 to 70, यहाँ पर जब हम प्राइसेस को डिक्रीज़ करेंगे यानी कि 5 से 2.5 तक जाएंगे, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो 50 से 70 तक आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को जब हम एक्स फार्मूल में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा कि 70 माइनस 50, यानी कि जो Q2 माइनस Q1, Q2 70 एंड Q1 50, तो इसीलिए 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 जो है वो Q1 है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई बाई 5, 5 P1 इज़ 5, ओके, एंड 2.5 माइनस 5, तो यहाँ पर P2 माइनस P1, ओके। जब इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो हम जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 माइनस 0.8। ये जो माइनस है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि प्राइस एंड डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर जब हम सेंसिटिविटी या फिर हम कह लें कि जब रिस्पांस को मेजर कर रहे हैं तो हमें साइन या फिर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 0.8, यानी कि 0.8 जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इन इलास्टिक है वो, क्योंकि ये लेस देन 1 है। तो इस तरह से हम पॉइंट इलास्टिसिटी की मदद से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब हम इन्हीं वैल्यूज़ को रिवर्स करें, यानी कि यहाँ पर P1 जो है हम 2.5 रख दें, P1 2.5 कर दें और P2 5 कर दें, यानी कि इनको रिवर्स यानी कि उल्टा कर दें, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर लें, यानी कि Q1 जो है 70 कर लें और Q2 जो है वो 50 कर लें। तो ये जब हम रिवर्स करेंगे यानी कि उल्टा जाएंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट हो जाएगी, 0.8 नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम आर्क इलास्टिसिटी को यूज़ करते हैं, जिसे हम मिड पॉइंट जो फार्मूला है उसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम इन्हीं वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, तो
जब दूसरी तरफ इनको रिवर्स करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, यानी कि डिफरेंस नहीं होगी। तो इसीलिए हम आर्क इलास्टिसिटी यानी कि मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से भी इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आर्क इलास्टिसिटी या फिर मिड पॉइंट फार्मूला ये है कि चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन फी, यानी कि क्वांटिटी के अंदर जो चेंज है उसको लेते हैं और जो प्राइजेस के अंदर जो चेंज आई है उनको लेकर लेते हैं। तो इसके बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे P1 प्लस P2 ओवरऑल डिवाइड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है बेसिकली एवरेज चेंज को लेती है। यहाँ पर किसी पॉइंट की चेंज हमने ली तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो यानी कि सेंट्रल पॉइंट को लेती है, उनकी एवरेज को निकाल कर इसको कैलकुलेट करती है। तो इसीलिए जब हम इसको रिवर्स भी करेंगे तो वैल्यूज़ सेम आएंगी, डिफरेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर जब हम सेम वैल्यूज़ को लेंगे, यहाँ पर जब हमने ये वैल्यूज़ ली थी उन्हीं वैल्यूज़ को लेकर यहाँ पर पुट करेंगे। ये जो 20 है ये चेंज इन क्यू है, यानी कि जब हम 70 माइनस 50 करेंगे तो ये 20 होगा। तो ये माइनस 2.5 जो है वो चेंज इन पी है, यानी कि जब हम 2.5 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2.5 आएगा। तो वो मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2 ऑल डिवाइडेड बाई 50 प्लस 70 ऑल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, क्योंकि ये P1 है और ये P2, ये Q1 है और ये Q2, तो इन ओवरऑल वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 0.5। ये यहाँ पर भी सेम होगा कि हमें ये माइनस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो माइनस की साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसीलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लेते हैं। जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो है 0.5। जो 0.5 है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये इन इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्स है या फिर हम सेंसिटिविटी है वो लेस देन 1 है, यानी कि अगर प्राइस को हम 100% अगर इंक्रीज़ कर लें तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है तो वो लेस देन 100% डिक्रीज़ होगी। तो अब हम चलते हैं ग्राफ्स की तरफ, जहाँ पर हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल होंगी, जहाँ पर हम पॉइंट इलास्टिसिटी या फिर मिड पॉइंट फार्मूले के ज़रिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे और हमारे पास जो वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी तो उनको ग्राफ्स के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ अवेलेबल है वो है इलास्टिक डिमांड की ग्राफ, जहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल एक्सेस में फी लिया प्राइस को लिया है और ओरिजेंटल एक्सेस में क्वांटिटी डिमांडेड को। यहाँ पर जब हमने प्राइस को 2% इंक्रीज़ किया, यानी कि जो चेंज इन प्राइजेज हैं वो 2% हैं, यानी कि P1 से P2 हमने 2% इंक्रीजमेंट लाई, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 5% चेंज हुई, यानी कि 5% डिक्रीजमेंट हुई। तो जो चेंज इन प्राइजेज है वो 2% है, लेकिन जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5% है, तो यानी कि ग्रेटर आ रही है। तो इसीलिए इसको हम जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पर जो हमारी ग्राफ की जो शेप होगी वो ओरिजेंटल साइड में बेंड होगी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी इस ग्राफ की जो साइड है वो ओरिजेंटल साइड में बेंड हो रही है, तो इसीलिए इसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जो दूसरा ग्राफ है वो है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जो मिड पॉइंट या फिर कह सकते हैं कि पॉइंट इलास्टिसिटी की मदद से जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, यानी कि जो लेस देन 1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम साइन को तो नहीं लेंगे, ठीक है, साइन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, तो हमें बस एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। तो जब वो प्राइस इलास्टिसिटी की आप डिमांड की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब यह है कि जब हमने प्राइजेस को 5% इंक्रीज़ किया, यानी कि P1 से P2 में हमने 5% इंक्रीजमेंट लाई, तो लेकिन जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो 2% है हुई, यानी कि हमने प्राइजेस को 5% इंक्रीज़ किया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 2% डिक्रीज़ हुई, तो इसीलिए जो इफेक्ट होगी वो लेस देन 100% होगी, यानी कि 5% चेंज हमने प्राइजेस में लाई लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में लेस देन 5% हुई, यानी कि 2% चेंज आई, तो इसीलिए इसको हम इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इनइलास्टिक डिमांड की जो ग्राफ होगी वो वर्टिकल साइड में बेंड होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस ग्राफ की जो शेप है वो वर्टिकल साइड में बेंड हो रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक ओरिजेंटल साइड में है। तो जो तीसरा ग्राफ है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 1 आएगी, यानी कि जब हम मिड पॉइंट या फिर पॉइंट इलास्टिसिटी की मदद से
जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो इक्वल टू 1 आएगी। तो 1 का मतलब ये है कि जब हमने प्राइजेस को यानी कि चेंज इन प्राइजेस जो है वो 5% हुई, तो जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी 5% हुई, यानी कि सेम चेंज यहाँ पर भी 5% चेंज, यहाँ पर भी 5% चेंज। इसीलिए जो इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है कि दोनों के दरमियान जो चेंज है वो इक्वल है। जो इलास्टिक या फिर इनलास्टिक की जो डिमांड है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की डिमांड जो है वो इलास्टिक है, यानी कि मार्केट के अंदर उसकी जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट के जगह किसी और प्रोडक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी वगैरह हैं, या वहाँ पर हमारी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल होती हैं। और जो इनलास्टिक प्रोडक्ट हैं वहाँ पर हमारे जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल नहीं होती मार्केट के अंदर, यानी कि उस प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उनकी जो डिमांड होती है वो इनलास्टिक होती है। चौथे नंबर पर हमारे पास जो ग्राफ मौजूद है वो है परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, यानी कि जब हम मिड पॉइंट या फिर पॉइंट इलास्टिसिटी की मदद से जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ पर यानी हम जब हम 5% प्राइजेस को इंक्रीज़ करें या फिर 5% प्राइजेस को डिक्रीज़ करें तो क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांडेड की जो लाइन है, यानी कि जो लाइन है वो एक वर्टिकल लाइन होगी, इसीलिए प्राइजेस को जितना भी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर लें तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो ज़ीरो है। तो जो पाँचवें नंबर पर ग्राफ है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बेसिकली जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे वो इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हमारी आंसर होगी। तो यहाँ पर जो है एक ओरिजेंटल लाइन अवेलेबल होगी, जो क्वांटिटी डिमांड की लाइन है वो एक ओरिजेंटल लाइन होगी, जहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्राइजेज़ हैं वो 5 हैं और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 है। तो यहाँ पर जब हम प्राइजेज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो यहाँ पर इनफाइनाइट तक चेंजेस आ सकती हैं। मतलब यह है कि मोस्टली ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हो सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है ऐसी सिचुएशन। तो यहाँ पर जब हम प्राइजेज़ को इंक्रीज़ करें, यानी कि पाइप से अगर ऊपर चले जाएँ तो हो सकता है कि जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि परफेक्टली जो कम्पिटिटिव मार्केट्स हैं वहाँ पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो वो ज़ीरो हो सकती है इसीलिए। तो दूसरी तरफ जब हम प्राइजेज़ को डिक्रीज़ करें, यानी कि 5 से 4 की तरफ आएँ, तो जो डिमांड होगी वो इनफाइनाइट तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है। तो रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन अवेलेबल नहीं है। सिक्स नंबर पर जो हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है वो है लीनियर डिमांड कर्व, यानी कि ये जो आप लाइन देख सकते हैं ये एक लीनियर डिमांड कर्व है। यहाँ पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, लेकिन इलास्टिसिटी डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट एरियाज़ में जो इलास्टिसिटी है, जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है। फर्स्ट करें, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है A B C D E F एंड G पॉइंट हैं। तो इन पॉइंट्स के अंदर जब हम ए पॉइंट के अंदर इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब यही था कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, यानी कि ए पॉइंट में जब हम इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक होगा। जब ए पॉइंट से नीचे लेकर ये सेंट्रल पॉइंट से पहले, यानी कि जो डी पॉइंट है वो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से पहले यहाँ इस दरमियान में जब हम इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। जो ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर हमने जाना कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी तो हम उसे इलास्टिक डिमांड कहेंगे। तो ए पॉइंट से नीचे तक और डी पॉइंट से ऊपर तक ये जो एरिया होगा, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होगी वो इलास्टिक होगी। जो सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि जो डी पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 होगा। जो इक्वल टू 1 होगा तो वो होगा यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि सेम चेंजेस आएंगी। तो सेंट्रल पॉइंट से जब हम नीचे जाएंगे, सेंट्रल पॉइंट से नीचे और जी पॉइंट से टू द ऊपर, तो यहाँ पर जब हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे तो ये क्या आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। तो लेस देन 1 का मतलब यही है कि इनइलास्टिक डिमांड है। तो इस दरमियान में, यानी कि ई एफ वाले जो एरिया है, यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। तो लास्ट में जब जी पॉइंट में हम आएंगे तो जी पॉइंट में जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा इक्वल टू ज़ीरो। जो इक्वल टू ज़ीरो है इसका मतलब यही है कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो यानी कि एक लीनियर डिमांड कर्व के अंदर जो इलास्टिसिटी होगी वो सेम नहीं होगी, यानी कि हर एक पोजीशन में जो इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट होगी।
यहाँ पर जो है परफेक्टली इलास्टिक है, फिर इलास्टिक है, यूनिटरी है, इनइलास्टिक है और परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि हर एक पोजीशन में अलग अलग इलास्टिसिटीज़ हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।